कि आप लोगों की स्टडी इस समय बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो हम लोगों के चारों तरफ एक महामारी की समस्या बनी हुई है, उसकी वजह से हम लोग अपने घरों में कैद हैं। अब इसको चाहे तो हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और चाहे अपने आप को हम दोषी बात समझ सकते हैं कि क्या हो गया, हम कैसे करेंगे। जो समर्थवान व्यक्ति होता है वो इन सारी समस्याओं को एक मौका समझ करके उसका उपयोग करता है। और मैं समझता हूं कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले आप जैसे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी इस मौके को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बुरे से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को वो आगे निकाल के लेके जाते हैं। क्यों निकाल के लेके जाते हैं, उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि आईएएस पीसीएस की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी केवल वही लोग करते हैं जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना कि सॉल्यूशन की वजह से परेशान होने वाले लोग। क्लियर है? तो समस्या का कोई भी मौका आपको परेशान नहीं करेगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके साथ में चर्चा करूंगा पिछले वीडियो से आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के नए टॉपिक को लेकर के। पिछले वीडियो आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का नया टॉपिक विकास के मुद्दे को लेकर के, कि विकास जनरली क्या होता है। विकास यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट में हम जिसको हम कहते हैं, तो हम लोग बहुत सुनते हैं विकास क्या है, विकास क्या है, विकास क्या है, कैसे है, विकास हमारा नहीं हो रहा, देश का विकास नहीं हो रहा, समाज का विकास नहीं हो रहा या हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सुनते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि विकास के कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह का विकास हमको चाहिए, किस तरह का विकास नहीं चाहिए। जब तक इसकी बारीकी को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक आप आगे जा करके सिलेक्शन के बाद किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और इंटरव्यू तक तो समझ लीजिए कि पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस का मेंस को जो एग्जाम होता है उसमें इसकी एक एक बारीकी, गहराई की चीज़ों को पूछा जाता है। क्लियर? तो जब तक उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, यू कांट क्वालिफाई द मेंस एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू। ओके, सो आज हम डेवलपमेंट के इन्हीं मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि डेवलपमेंट के मॉडल क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन होगा, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया है, उसी फॉर्म में आज आपको मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है, अपवर्जी एवं समावेशी विकास के अंतर को समझाइए और भारत ने आजादी के बाद समावेशी विकास के बजाय अपवर्जी विकास के मॉडल को क्यों अपनाया। क्लियर? अपवर्जी और समावेशी विकास के अंतर को बताना है और भारत ने आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस समावेशी विकास के मॉडल के स्थान पर अपवर्जी विकास के मॉडल को क्यों अपनाया। मींस डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्लूसिव एंड द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड व्हाई इंडिया एडॉप्टेड एक्सक्लूसिव मॉडल एट द प्लेस ऑफ इंक्लूसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इज इट क्लियर? तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। सोचिए कि बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स ने अपवर्जी विकास और समावेशी विकास के बारे में नहीं सुना होगा। समावेशी विकास के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अपवर्जी विकास क्या होता है ये नहीं सुना होगा। क्या अपवर्जी विकास भी कुछ होता है या नहीं होता? बहुत सारे लोग नहीं सुने, क्योंकि सामान्य किताबों में या सामान्य चीज़ों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे आता है, ऐसा नहीं है, जनरली नहीं मिलता है। जिसने थोड़ी सी गहराई से समझने की कोशिश की है, उसको पढ़ने की कोशिश की है, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपके लिए मैं जो वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो जनरली लेवल पर आपको नहीं मिलती वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो सोच लीजिए इंटरव्यू में जो कंसेप्ट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में नॉलेज तो चेक कर चुके हैं, बस वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके जो कंसेप्ट क्लियरेंस है, यानी कि आप अपने टॉपिक पर कितनी क्लियर हैं, यही पर्सनालिटी का भाग होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाना है। क्लियर? सो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ और मूव करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस टॉपिक के बाद आप लोग रियली में फील करेंगे कि आज हमने कुछ नई चीज़ सीखी है। मेरा उद्देश्य हमेशा एक ही है आप लोगों के लिए, कि आप जब भी इस वीडियो को देखें, लेक्चर को देखें, आपको लगे कि आज हमने कुछ नया सीखा है। बस आप लोगों से एक ही
मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मनोज IAS को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अच्छा या बुरा जो भी आपको फीडबैक समझ में आता है वो ज़रूर लिखें, क्योंकि बुरा भी मुझे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो मेरी कमियों को बताएगा और मुझे अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अपवर्जी विकास, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इस मॉडल के अंतर को मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या क्या है। पहले एक एक करके दोनों को समझ लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो क्लियर हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, अपवर्जी विकास का मतलब होता है, एक चीज से समझने की कोशिश कीजिए, ये एक सर्किल है और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहां पर, ये कुछ लोग हैं जिनको हमें विकास की जरूरत है। वी नीड द डेवलपमेंट फॉर दोज पीपल्स। ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे पास कुछ चीजें कम हैं जिसकी वजह से हम सभी का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि एक साथ सबको लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हम चाहते हैं कि इसमें हम कुछ कुछ लोगों को टारगेट करें। तो हम क्या करते हैं, इनमें से इस ग्रुप को ले लेते हैं, ये जो अच्छे अच्छे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं उनको ले लेते हैं, एक ये मॉडल है यहां पर हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, इस तरीके से, और इनका डेवलपमेंट करते हैं। सभी का नहीं, एक्सक्लूसिव, जो खास है, यानी सभी में से कुछ एक लोगों को विकास की धारा में शामिल करना। इनका डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि इसको हम कहां ले आएंगे, ऐसे, इनका हम डेवलपमेंट करेंगे, बाकी सभी को हम छोड़ देंगे। उन तक विकास की छोटी छोटी चीजें तो पहुंचती रहेंगी जरूरत भर की, लेकिन उनका विकास नहीं होगा। यानी कि उनको रोटी कपड़ा मकान तो मिलता रहेगा, लेकिन अच्छी एजुकेशन, अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अच्छे सारी चीजें वो नहीं मिलेगी, वो इनको मिलेगी। अब ऐसा क्यों? जब इनका डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद फिर दूसरे वर्ग को टारगेट करेंगे। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी होगी, संसार मूवी है, और संसार मूवी में अनुपम खेर का एक परिवार है जिसमें कई सारे लोग रहते हैं। तो वो अपने सबसे बड़े बेटे को बहुत पहले पढ़ाते हैं कि वो चाहते हैं कि बड़ा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी पे आ जाए, तो वो दोनों मिल करके कमाएंगे और फिर पूरे परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यही सेम गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि इन वर्ग का विकास करेंगे। जब इन वर्ग का विकास हो जाएगा तो बाकी सब मिल करके बाकी अन्य सेक्शंस का भी, अन्य वर्गों का भी विकास करेंगे। तो इस चीज से तमाम क्लियर हो गया। और दूसरा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं यहां पर कि ये है आपका दूसरा मॉडल, और यहां पर हम देखेंगे तो इसमें जितने भी लोग हैं, ये सभी, इन सबको हम लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते, यानी इसके जस्ट अपोजिट, यहां पर सभी का विकास होगा। सो इस ग्राफ से, इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्लियर कुछ हुआ कि नहीं? चलिए अब मैं इसके पॉइंट आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, कैसे कैसे देख लीजिए। चलिए, अपवर्जी विकास का मतलब होता है पूरे समाज में से कुछ खास वर्ग पर ध्यान देना, यानी फोकस ऑन द स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उस खास वर्ग पर ध्यान देना, उसको विकास के धारा में शामिल करना, इंक्लूड द मेन स्ट्रीम ऑफ द डेवलपमेंट, विकास की धारा में शामिल करना। तीसरा, उनको सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड द ऑल बेसिक फैसिलिटीज। ठीक है,
तो ये है समाज के सभी वर्गों के विकास के बजाय समाज के कुछ खास वर्गों पर फोकस करना। जब उनका विकास हो जाए तो बाकी अन्य के विकास को भी आगे बढ़ाना। यानी कि जैसे जैसे समाज विकसित होता चला जाएगा वो सब मिलकर के बाकी बचे हुए समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। ऐसा क्यों होता है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक, तो अब यहां समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास जस्ट इसका उल्टा है। इसमें समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, बिना किसी भेदभाव के, बिना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इंक्लूड द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब बात आती है कि हमने इस मॉडल को क्यों अपनाया, इसको क्यों नहीं अपनाया। समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर क्यों नहीं चले, हमने भेदभाव क्यों किया, बताइए। इसी चीज को लेकर समझना है कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया, बाद में जाकर के हमने इसको ऐसा अपनाया। अब जाकर के जो हमारा मॉडल है वो समावेशी विकास का मॉडल है। सो इट इज क्लियर? एक बार और सोच लीजिए इसके बारे में। ठीक है ना? चलिए अब मैं बात करता हूं कि इसको अपनाने के इसके पीछे कारक क्या होते हैं और इसके पीछे कारक क्या होते हैं, दोनों चीजें। और इन दोनों के फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे तो समझिए आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपवर्ज्य विकास का मॉडल क्यों अपनाया था। देख लीजिए। देखिए ये रहा पहली चीज, अपवर्ज्य विकास के मॉडल को अपनाने के पीछे पहला कारण होता है, फर्स्ट कारण, सीमित संसाधन। हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं होते कि हम सभी लोगों को बराबर की सुविधाएं दे पाएं। अब आप सोचिए, अगर हम सबको केवल रोटी कपड़ा ही दें तो कोई समाज आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, नया कुछ हो ही नहीं पाएगा। हमारे पास भाई 2000 रुपए आते हैं, 2000 रुपए में पूरे परिवार को चलाना है। ऐसे तो हम कभी विकास कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी विकास नहीं कर सकते, केवल जिंदा रह सकते हैं। अगर हम किसी तरह से कुछ कटौती करके एक व्यक्ति को आगे बढ़ा दें तो आगे चलकर कुछ समय के बाद में कमाने वाले 2 लोग हो जाएंगे और 2 लोग मिलकर के 2-2 हजार 4,000 कमाएंगे। अब आप सोच लीजिए, कुछ समय का संघर्ष आगे चल करके आपको क्या देगा, सुविधाएं देगा, फैसिलिटी प्रोवाइड। दूसरा कारक है स्थायी विकास को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द स्टेबल डेवलपमेंट। कुछ खास लोगों को आगे बढ़ाकर क्या होगा, आगे चल करके विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है। अदरवाइज केवल रोजी रोटी का कंसेप्ट रह जाएगा, इसके अलावा नहीं। अब आप soचिए, अगर आपको कुछ करना है तो अपने परिवार में से किसी एक को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे ना, दैट्स इट। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, या कह लीजिए ज्यादा जनसंख्या। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो सोचिए, क्या सबको हम एक साथ विकास का मॉडल दे सकते हैं, सबको विकास की धारा में शामिल कर सकते हैं? पॉपुलेशन इतनी है। अगर जनसंख्या कम होती तो हम सबको शामिल कर लेते, लेकिन पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है तो हम क्या करें, सोचिए। तो ये एक बढ़ती हुई समस्या है। चौथा, कुशल श्रमिकों का अभाव। हमारे पास पहले ही स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है तो काम कैसे होगा, तो हमको स्किल्ड बनाना पड़ेगा और हम सबको स्किल्ड नहीं बना सकते, हमारे पास समस्या है। हमारे पास समस्या है, हम सबको एक साथ स्किल्ड नहीं बना सकते, तो हमें धीमे धीमे करके ये सब काम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या है सीमित संसाधन, पैसा, तकनीक,
यानी कि धन, तकनीक और अन्य प्राकृतिक संसाधन। हमारे पास तेल नहीं है, बात समझ ना, खाने का तेल नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम है और अन्य जो चीज़ें हैं वो भी हमारे पास कम हैं। तो अब बताइए ऐसी स्थिति में हम सबको कैसे करें? हमें इन सब चीज़ों को आगे डेवलप करना पड़ेगा। यही वो चीज़ है। अब आप सोचिए कि सरकार ने इस मॉडल को लेकर के, ये समस्या है जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस मॉडल को अपनाया था। यस, दीज आर द कॉजेज, यही समस्याएं हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम उस समय सब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा के लिए पूरा फोकस कर रहे होते और हम स्पेस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च ना करते, हम इसरो का गठन नहीं करते, बात मेरी समझना, तो आज सोचिए कि हम जो आज अपने डिजिटल लेवल पर इतना आगे बढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम नंबर 1 हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे बहुत आगे एडवांस है, हम स्पेस में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वहाँ की वजह से हमारे यहाँ सोचिए आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर 3G 4G बहुत तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं। इससे हम कितना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस इस अब डिजिटल टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इन सब पर चल रहा है। और आज हम जो आप एक दूसरे को लाइव देख रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, क्या अगर लॉकडाउन होता और हमारे पास ये तकनीक ना होती तो आज हम क्या कर रहे होते? कुछ भी नहीं कर रहे होते। और देखिए यही सब चीज़ें अभी रूरल एरिया में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची हैं, गाँव के क्षेत्रों में, तो वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं। अगर सोचिए इसरो का गठन ना होता तो हम क्या करते, DRDO गठन ना होता तो हम क्या करते। इसीलिए उस समय हमने विकास की कुछ चीज़ों को इग्नोर करके थोड़ा सा हम इस पर फोकस किया, क्योंकि ये भविष्य में हमको स्थायी विकास देगा। आज हमको सोचिए यही डिजिटलाइजेशन, यही ई-कॉमर्स का कंसेप्ट, ई बिजनेस का कंसेप्ट, ई मार्केटिंग, ई एजुकेशन, ई मेडिसिन की जो सुविधाएं हैं हमको जो मिल रही हैं वो उसी की देन है। यही स्थायी विकास का कंसेप्ट है। यही हमको विकास भी दे रहा है और क्या दे रहा है, यही हमको रोजगार भी दे रहा है। आज सोचिए कि इस तकनीक को बंद कर दिया, इंडिया में कितने बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। जितने कोरोना की वजह से बेरोजगार नहीं हुए, उससे ज्यादा कोरोना इसकी वजह से बेरोजगार हो जाएंगे। इस तकनीक को बंद कर दीजिए। तो उस समय कुछ चीजों को इग्नोर करके हमने इसको फोकस किया था। क्लियर? ये कंसेप्ट है, यही चीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय अपनाई थी। ये समस्याएं थी, यही समस्याएं हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास तो मैंने बता दिया। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, यानी कि सभी वर्ग जो हैं अब विकास की मुख्य धारा में शामिल हो गए। ये सभी सेक्शंस हैं, ये शामिल हो गए यहाँ पर। स्पेशली वो वर्ग जो अब तक विकास की धारा में शामिल नहीं हुए थे। यस, स्पेसिफिकली दो सेक्शंस हु वर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, जो इस विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए थे, उनको विशेषकर, जैसे महिलाएं, विमेन, डिसेबल्ड पर्सन, अपंग व्यक्ति, ओल्ड पर्संस, SC ST, ठीक ना, एंड अदर्स, जो भी सेक्शंस हैं जो अब तक विकास की धारा से वंचित थे, उनको विशेष तौर पर शामिल करना है। स्पेसिफिकली उनको विशेष तौर पर शामिल करना है। सो इट इज क्लियर। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये तो समझ में आ गया समावेशी विकास क्या है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि समाज में अंतर जो है, यानी कि गैप बढ़ गया है, बढ़ता चला गया। दोनों के बीच में जो सोशल डिवीजन है वो बढ़ता चला गया, क्योंकि जिस वर्ग का विकास हो गया वो तो बहुत आगे निकल गया और जिसका विकास की धारा नहीं पहुंची तो वो बहुत पिछड़ गया, इतना पिछड़ गया कि अब वो उसके बिना रह नहीं सकता, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इसलिए उन सबको इसमें शामिल करना है कि भाई समस्याएं और ना बढ़े, अब इनको लेके आओ। दूसरा, हमने विकास किया तो हमारे पास संसाधन भी आ गए, संसाधन आ गए, और संसाधन आ गए तो हमने भैया एक काम किया कि भाई अब हमारे पास पैसा है, हम सबको दे सकते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को जो आपने कंसेप्ट सुना है, वो आप सोचिए क्या आज से 50 साल पहले संभव था? क्या हमारे पास इतने संसाधन थे कि सभी बच्चों को हम मुफ्त शिक्षा दे सकते थे?
कितना खर्च होता है, टीचर से लेकर के, स्कूल से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, बुक्स से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, खाने से लेकर के। हमारे पास इतने पैसे थे? जी नहीं। आज हमारा 1 साल का जो बजट है वो 30 लाख करोड़ के आसपास का बनता है। और इस देश आज़ाद हुआ था उस समय 30 लाख करोड़ की पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 30 लाख करोड़ की 5 ईयर प्लान भी नहीं था, जितना आज हमारा 1 साल का बजट है, बनता है। आज हमारे पास रिसोर्स है, हमने कमाए। और वो क्यों कमाए? क्योंकि इससे हमने कुछ खास वर्गों को हमने आगे बढ़ाया। उन्होंने कमाया, कमा के सरकार को दिया, सरकार ने इसको आगे लगाया। यही मॉडल है। तो समावेशी विकास का मॉडल समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों अपना लिया। ये 2 मुख्य कारक हैं। क्लियर? तीसरी, जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग है, इंक्रीजिंग डिमांड्स। भाई उनकी मांग बढ़ रही है, वो कब तक वेट करेंगे, इंतजार नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने ये सब कुछ करने की कोशिश की थी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर दोनों के अंतर को समझा रहा हूं, डिफरेंस को क्लियर कर रहा हूं, लेकिन समावेशी विकास का टॉपिक बिल्कुल अलग होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। समावेशी विकास क्या है और उसके जितने डायमेंशंस हैं वो अलग टॉपिक पे जाएंगे, अलग लेक्चर होगा, उसको समझ लीजिएगा। ठीक, यहां तो मैं डिफरेंस के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया कि इंडिया ने इसको क्यों अपनाया था, इसको क्यों नहीं अपनाया, अब जाकर के इसको अपनाया है। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा, भारत द्वारा अपवर्जी विकास के मॉडल को अपनाने के कारण। क्योंकि देश की आज़ादी के समय हमारे पास रिसोर्स कम कैसे थे, लिमिटेड थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे। रिसोर्स यानी कि नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास फाइनेंस नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इवन हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थी, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ये भी नहीं था, केवल जनसंख्या थी लेकिन अनस्किल्ड। तो बताइए हम आगे क्या करते? यस, दूसरा, अत्यधिक जनसंख्या, 30 करोड़ के लगभग आबादी थी उस समय, जो कि किसी भी कई सारे देशों के बराबर बनती है। 30 करोड़ उस समय, जब हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। तो सोचिए कि इतने सब लोगों को एक साथ विकास में आगे कैसे लेके जाते। इसलिए हमने दूसरा मॉडल अपनाया। तकनीकी क्षमता कम थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, क्योंकि हम सब लुटे पिटे थे, गुलाम थे 190 सालों से, 190 ईयर्स। हम चाहते थे कि सीमित और स्थायी विकास हो, धीमे हो और स्थायी विकास होना चाहिए, जो मैंने अभी समझाया था, लिमिटेड विकास। अब वो कैसे होगा? वो धीरे धीरे कुछ वर्गों को हम आगे लेकर के जाएंगे तो वो अच्छा वर्क कर पाएंगे। और जब तक किसी वर्ग को मौका नहीं देंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। क्लियर? मजबूत आधारभूत ढांचा हम बनाना चाहते थे। जब विकास होगा, लोग काम करेंगे, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और इसी से हमने क्या चाहा? इसी से हमने चाहा था कि हमारा जो सामाजिक आधारभूत ढांचा है और आपका भौतिक आधारभूत ढांचा, सामाजिक यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छ वातावरण, अनाज, ये सारी चीज़ें सामाजिक आधारभूत ढांचे में आती हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिजली, सड़क, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो सब आते हैं भौतिक आधारभूत ढांचे में। तो इन दोनों के विकास के लिए हम काम करना चाह रहे थे। क्लियर है? सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने अपवर्जी विकास के मॉडल को क्यों अपनाया था बजाय समावेशी के। अब आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लिख के देख सकते हैं मुझे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जरूर ध्यान दीजिए, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। उस पर मुझे अपना आंसर भेज सकते हैं। इस पर नंबर है 6398189646। इस पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, अपना आंसर मुझसे चेक करा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्लियर? ओके। अब इसकी सीमाएं क्या है अपवर्जी विकास की? हालांकि मैंने इसको आपको डिस्कस किया है, फिर भी इसने क्या किया, समाज में वर्गीय विभाजन को बढ़ावा दिया, जो विकसित हो गया, और जो पिछड़ापन था, इसको हम क्या कहते हैं, सोशल गैप, सोसाइटी में गैप, अमीर गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया। यानी कि
रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ा दिया, रिच एंड पुअर के गैप को। और रिच और पुअर के गैप को ही हम एक और भी चीज कहते हैं आगे, वो आएगा क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाया, रीजनल इम्बैलेंस। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया, जैसे आपके साउथ इंडिया, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ विकास का बहुत आगे बढ़ा मॉडल जो है। जबकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आप देखेंगे बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर ऊपर के जो राज्य हैं, इनमें विकास के मॉडल को उतना फोकस नहीं किया गया। यहाँ केवल रोटी कपड़ा मकान पर ही ध्यान दिया गया, अभी भी बहुत सीमित है, जबकि सारा डेवलपमेंट कहाँ है, साउथ इंडिया में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी एक, और दूसरा इसी क्षेत्रीय असमानता में देखिए, एक तो स्टेट वर्सेस स्टेट की असमानता है, ठीक। एक है आपका रूरल एंड अर्बन, जो शहरी क्षेत्र हैं वहां विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े रह गए। इसकी वजह से एक अंतर आया, भारत बनाम इंडिया। भारत का मतलब है पिछड़ा क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, और इंडिया का मतलब है शहरी क्षेत्र यानी विकसित क्षेत्र। इसको लेकर इसकी वजह से आपको देखने को मिला एक नया विभाजन। अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, भारत और इंडिया के बीच के बढ़ते हुए अंतर के कारणों को बताइए और इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं और उन कारकों को दूर करने के उपाय सुझाइएगा। इंडिया भारत डिवाइड क्या है, कैसे है, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर। तो ये भी इसकी वजह से बढ़ा। सामाजिक आर्थिक समस्याएं बढ़ी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या बढ़ी। सामाजिक समस्या, जब अंतर आ जाएगा तो नेचुरल सी बात है क्राइम बढ़ेगा, और नॉर्थ स्टेट्स में आप देखेंगे क्राइम है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां क्राइम है, जो गरीब जो लोग हैं वहां क्राइम है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हैं, शौक नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो करें क्या। संघर्ष, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में कन्फ्लिक्ट है। आप देखते होंगे नक्सलवाद, क्षेत्रवाद। आखिर महाराष्ट्र से राज ठाकरे बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर भगाकर क्यों भगाते हैं, क्यों मार के भगाते हैं। असम से बंगालियों को निकाल के भागे फेंका जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर के, एक दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी खाते हैं, उनके मौके खाते हैं, और वहां के लोगों को मौके नहीं मिलते। तो यही तो है संघर्ष, कन्फ्लिक्ट। और सामाजिक पिछड़ापन, जब संसाधन नहीं होंगे तो इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, जो पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड पूरी तरह से। और सामाजिक पिछड़ापन होगा, सोशल बैकवर्डनेस होगी, तो अब आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या होगी। तो हमारा जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो कैसा होगा, नीचे। अभी भी हम 130वें नंबर पर हैं, अभी भी 130, 127, 128 तक रहते हैं, इस रेंज में रहते हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड में विकास के मामले में। अब आप समझ लीजिए क्यों कारक है, कारक हैं ये। अब बताइए, क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत मानव विकास के मामले में पीछे क्यों है, तो क्या आंसर देंगे, हमारा अर्थव्यवस्था के मॉडल का गलत चयन। ये भी एक हो सकता है, हालांकि मजबूरी थी, लेकिन फिर भी गलत चयन तो है ही, उसके इंपैक्ट हमको दिखाई देंगे। ठीक। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अर्थव्यवस्था पर बोझ, बर्डन ऑन इकोनॉमी। क्यों अर्थव्यवस्था पर बोझ है? क्योंकि जितने गरीब लोग होंगे, सरकार को उनको पालने की जिम्मेदारी होगी, उनको मूलभूत सुविधाएं देना है, रोटी कपड़ा मकान ये तो देना ही देना है। और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा संसाधन देने होंगे। और इनकी उत्पादकता कितनी होती है, प्रोडक्टिविटी जीरो, क्योंकि ये कोई काम नहीं करते, सरकार को कोई टैक्स नहीं देते, क्योंकि ये सामान खरीदते ही नहीं। जो सरकार से खाते हैं, गेहूं, चना, चावल, राशन की दुकान से लेते हैं, अगर ये बाजार से खरीदें तब भी इनडायरेक्ट टैक्स देंगे, पे करेंगे। अब बाजार से खरीदते ही नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं देते, इनकम टैक्स तो छोड़ दीजिए, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर भी नहीं देते। इसलिए सरकार की अर्थव्यवस्था में इनका कोई योगदान नहीं है। उत्पादकता कैसी है, जीरो। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी वो बढ़े, उतना ही अर्थव्यवस्था बोझ बढ़ेगा। और सोचिए, जब इसको सुविधाएं इतनी मिल रही हो तो वो वहां जनसंख्या बढ़ाएगा या जनसंख्या को सीमित करेगा। अब आप खुद सोच लीजिएगा। तो जनसंख्या कहां ज्यादा है, किस वर्ग में ज्यादा है, जो गरीब पिछड़े हैं, इसी वजह से जाता है। दूसरा, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, जब हमारे सारे संसाधन, मैक्सिमम संसाधन इन लोगों के समेटने में लग जाएंगे, इन लोगों को मैनेज करने में लग जाएंगे, तो हम विकास कहां करेंगे, आगे कहां बढ़ेंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था तो पिछड़ी रहेगी रहेगी और कुछ कर ही नहीं सकते।
दैट इज द रीजन। ये कॉज है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी क्यों है। जनसंख्या अधिक है इसकी वजह से पिछड़ी नहीं है, बल्कि ये जो चीजें हैं इनकी वजह से है। अब आप समझ लीजिए, आप हैं कॉमन मैन से ऊपर एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले पर्सन हैं। यू आर नॉट द कॉमन मैन। अब आपका जो उत्तर होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ीपन क्यों है, भारत क्यों पिछड़ा है, तो आप आम आदमी की तरह उत्तर नहीं दीजिएगा। अब इंटरव्यू में आम आदमी की तरह क्वेश्चन देंगे तो आम आदमी की तरह नंबर देंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। यही कॉज है, उसके कोर को समझना है। मेरे जो ये सीरीज चल रही है इकोनॉमी की, जो पढ़ा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, उसको आपके पढ़ाई के साथ साथ अप्लाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अप्लाइड फॉर्म क्या है, और जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे यू कांट क्वालिफाई। रट्टा मारते रहिए, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिर एक स्टेटमेंट चलता है ना माय डियर, प्री कभी रुकता नहीं और मेंस कभी होता नहीं। तो बताइए, मेंस आपको क्लियर करना है कि नहीं? असली चीज मेंस और इंटरव्यू है। जब इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्री भी क्लियर हो जाएगा, फैक्ट्री तो रह गए। मैं सोचिए कि इसमें मैंने आपको समावेशी विकास का बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, अपवर्गीय विकास का कंसेप्ट समझा दिया। अब अगला जो टॉपिक होगा हम जिस पर डिस्कस करेंगे, समावेशी विकास मॉडल क्या है, वो कब लाया गया, किस पंचवर्षीय योजना से लाया गया, उसके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उस पर हम प्री की चीज़ों को भी देखेंगे। सारी चीज़ों में प्री भी होगा, उसमें मेंस भी होगा। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, मैं इकोनॉमी जो पढ़ाता हूँ उसके दोनों सेक्शन रहते हैं, प्री भी मेंस भी। उसमें आपका फैक्चुअल भी होगा, कंसेप्चुअल भी होगा, अप्लाइड भी होगा। जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं रखेंगे सिलेक्शन से उतनी ही दूर रहेंगे। और ये हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो किताबी ज्ञान को रट्टा मार लेता है, अप्लाइड नहीं रख पाता, नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। और जो व्यक्ति कर जाता है हिंदी मीडियम का, वो सिलेक्शन ले जाता है। सो इट इज क्लियर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग जा करके मनोज IAS के चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी तरह की समस्या है तो मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। और बस मैं आप चाहता हूं जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उस क्वेश्चन को जरूर लिखिए और जो भी समस्या है वो मुझे बताइए। क्लियर है? चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप करेंगे। बाय।